हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाली थी। उस पर मतलब काफ़ी लोग कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मैंने ये डाला था कि 3 साल हो गए हैं रोजेंडर टॉक्स को। और अब बारी आई है कि क्यों ना इसे कंक्लूड किया जाए। तो आज एक ऐसे इंटरव्यू के साथ जो कि मैं साल भर से करना चाह रहा था, और मतलब जो कि जिसके पीछे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उस कहानी को आज हम लोग जिएंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो रोजेंडर टॉक्स का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और बाकी जो जितने भी एपिसोड्स आप लोग देखने वाले हैं आगे चल के, अब रोजेंडर टॉक्स को हम लोग आगे चल के थोड़ा सा रोकेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर थिंग्स, एंड विल डू मोर ऑफ अ साइंस कम्युनिकेशन स्टफ। एंड फिर दोबारा से रोजेंडर टॉक्स पे आप लोगों को मिलेंगे। हाँ जी, तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, अगर एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें, अगर कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करें, अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, तो भारत देश में कुछ नाम जो हैं वो सामने आते हैं। आप लोगों ने पहले भी एस्ट्रोनॉमर्स को इस पॉडकास्ट पर देखा है, और पहले भी आप लोगों ने एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी से जुड़े लोगों को देखा है। बट आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जिनको मैं मतलब 1 साल से भाई वेट कर रहा था, और सर भी वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं वेट कर रहा था, सर भी वेट कर रहे थे कि कब हम लोग मतलब ऐसे बैठे और आराम से बैठ के ऐसे पॉडकास्ट कर पाएँ। तो आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए, चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ डॉक्टर पंकज एस जोशी सर का। तो जोशी सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है रोज़ेंडर टॉक्स पर, और कैसे हैं आप? Thank you, Shiva, and it is wonderful meeting. As you said, we have been planning to do this for a long time, almost an year. तो इतने समय से हम आज मिले हैं, तो बहुत खुशी है, और हम ये बात कर सकेंगे आज, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, मुझे खुद ही ऐसा लगता है। जी सर। और इसकी भी कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग इतने समय से जो है वो प्लान कर रहे हैं। तो पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। पार्ट 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसर्च के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सर, आपका रिसर्च जो है वो कॉस्मोलॉजी में, ग्रेविटेशनल थ्योरी में, ब्लैक होल फिज़िक्स में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रहा है, जो मतलब कि स्टूडेंट्स को ये नाम ही फैंटेसाइज़ कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं। बहुत सारे लोग जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अपने रिसर्च के बारे में, इन सब चीज़ों में जो रिसर्च है, उन टॉपिक्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए। एक्चुअली ऐसा है शिवा कि आपने मुझे बोला रिसर्च के बारे में। वैसे मैं जो रिसर्च है या इस तरह से मैं रिसर्च कर रहा हूँ या ऐसे नहीं सोचता। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे हम जो है, हम सब लोग जो है, तो वो एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांड, एक बहुत ही बड़े विश्व के एक छोटे से हिस्से हैं। अब हम जो यहाँ आ गए, तो ये क्या विश्व है, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा, इतनी ज्यादा इसमें प्रोसेसेस चल रही है। आप लार्जेस्ट स्केल्स पे देखें तो कितनी ज्यादा वहाँ प्रोसेसेस चलती है, और स्मॉलेस्ट स्केल्स पे अगर देखें, अणु परमाणु का जगत देखे, अरे हमारा खुद का शरीर देखे, तो कितना कितना। अब हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारे जो दिमाग है, अपना ब्रेन है, तो वो ब्रेन में भी इसी अभी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्किंग, ये सब एक कम्युनिकेशन चल रहा होगा। तो ये ब्रह्मांड को कैसे समझा जाए, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, तो ये मेरा हमेशा का वो रहा है। तो वो मुझे ये कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में ले गया। अच्छा सर, यहाँ पर रिसर्च से हट के थोड़ी सी चीज़ पूछूंगा, थोड़ा फिलोसफिकल सा सवाल है।
जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, कॉस्मॉस की और फिर हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल पर हम जा रहे हैं, एटॉमिक लेवल पर हम जा रहे हैं और हम्म। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर लेवल्स पर ये इन सब चीज़ों पे जाते हैं और एक तरफ हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो स्केल एकदम वेरी हो जाता है और जब आप पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, कभी आपको ऐसा लगता है कि इतना वेरी हो रहा है, कितने छोटे से पोर्शन में ब्रह्मांड के कितने छोटे से अंश में हम लोग रह रहे हैं और फिर भी हमारे यहाँ इतनी भिन्नता है, इतनी विभिन्न तरह के चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखते हैं अपने आस-पास। तो जब आप एज़ अ कॉस्मोलॉजिस्ट वहाँ देखते हैं एंड देन दोबारा इस दुनिया की चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में देखते हैं, तो किस तरह का ट्रांज़िशन वो रहता है? डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। शिवा, एक तरह से देखे कि हमारा स्केल है जो ह्यूमन स्केल है, वो ह्यूमन स्केल से एक साइड में आप जाए, वाइडर स्केल पे जाए तो प्लेनेटरी सिस्टम है, सन है। इससे आगे जाए तो सन है, वो हमारा तारा विश्व जो सेजिटेरियस ये स्टार से जाना जाता है, जो अभी अभी बहुत न्यूज़ में रहा है। उसका जो उसी गैलेक्टिक सेंटर जो है उसकी फोटोग्राफ्स अभी मई महीने में ही 12 मई को अनाउंस हुआ। तो वो गैलेक्सी की बात, अब ऐसी गैलेक्सीज भी इतनी ज़्यादा है, तो एक तरह से वो एक इतना बड़ा स्केल है। दूसरी ओर हम जैसे जाए, आपने जैसे बताया कि वी गो टू स्मॉलर एंड स्मॉलर स्केल्स, तो वहाँ सेल्स की दुनिया है, एटम्स की दुनिया है, पार्टिकल फिजिक्स इसका पूरा वर्ल्ड है। तो एक तरह से यू सी साइंटिस्ट ऑलवेज वांट यूनिफिकेशन, मतलब वो स्केल को इतना नहीं मानते कि वो रिलेटिव कहते हैं कि हम किसको बड़ा कहे, हम किसको छोटा कहे, वो हमारे इसी हम कहाँ, हमारा पोजीशनिंग कहाँ है, उसके हिसाब से वो सब चीज़ें चलती है। पर ऐसे देखा जाए तो ये साइंटिस्ट का बिलीफ है, एक कन्विक्शन है, या तो जिसे हम ब्यूटी ऑफ कॉस्मोस कहते हैं कि भाई आप छोटे स्केल में जाओ या बड़े स्केल में जाओ, कहीं भी जाओ तो कुदरत तो एक ही है, कोई कुदरत के तो विभाग है नहीं, विभाग तो हमने बनाए हैं। हमको ये बड़ा लगता है, हमको ये छोटा लगता है, तो जो रूल्स होंगे, जो लॉज, फंडामेंटल लॉज होंगे, वो तो सिमिलर एंड सेम होने चाहिए। तो ये लॉज, इनका जो सर्च है वो फिर वो एक मिशन बन जाता है, वो फिर फिजिसिस्ट हो, केमिस्ट हो कि बायोलॉजिस्ट हो। अभी अभी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल कहीं पे पढ़ा था कि गैलेक्सीज और उनके बीच में जो वॉइड है और उनका जो नेटवर्किंग होता है, वो जो गैलेक्सीज के बीच में जो है, और उन्होंने हमारे जो ब्रेन है, हमारा दिमाग जो है, उसकी अंदर जो न्यूरॉन्स और उसकी जो नेटवर्किंग है उसके साथ कंपेयर किया था। अब यू सी इट इज फॉर फन, आई वुड से। अभी हम इतना, पर एक तरह से आप वो दोनों पिक्चर देखें तो एक हद पे वो डिफरेंसेस आप दिखाना इसे मुश्किल पाएंगे कि ब्रेन में जो नेटवर्किंग है वो भी यूनिवर्स में एक तरह से दिखता है। अब मैं ये एनालॉजी को ज़्यादा पुश नहीं करूँगा, पर ये आर्टिकल एक आया था। तो यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि द स्केल्स आर देयर एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स वी वांट द बेसिक लॉज, वेदर सेल्स की बात हो, पार्टिकल फिजिक्स की बात हो, या तो फिर कॉस्मोस की बात हो। ऐसा अलबत्त ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पहुँच पाए हैं जी, बहुत बड़ी जर्नी अभी तो करनी है जी। तो सर ब्लैक होल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो एक रिसर्च का आपका पार्ट रहा है और अभी जी। रिसेंटली जो ब्लैक होल की इमेज आई थी उसमें भी कुछ पेपर्स जो हैं वो आपके मेंशन किए गए थे। उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे और जानने जानने की कोशिश करेंगे कि उन पेपर्स में जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन थी
जिसको ब्लैक होल की इमेज जो है वो पब्लिश होने में उसका इस्तेमाल किया गया। जी। ब्लैक होल सर ऐसी क्या चीज़ है कि हम लोगों ने कई बार सुना है कि ब्लैक होल्स कई बार ऐसे बनते हैं कि अ, अ, लोग कहते हैं कि जब यूनिवर्स शुरू हुआ था तब कुछ ब्लैक होल्स बने थे, कुछ ब्लैक होल सुपरनोवा से बनते हैं, कुछ तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ब्लैक होल एग्जैक्टली है क्या? और पिछली बार जब क्षितिज पांडे से मेरी बात हुई थी, आपके ही एक जो है वो विद्यार्थी हैं, आपके ही मतलब शागिर्द हैं वो आपके जी, ही जी, स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ब्लैक होल और नेकेड सिंगुलैरिटी की बात जो है वो करी थी। सो हुँ, हुँ। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? जी, सबसे पहले तो ब्लैक होल की बात, क्योंकि बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। वास्तव में सबसे पहले मैं आपको बताऊं शिवा, तो 1939 में ओपनहाइमर, रॉबर्ट ओपनहाइमर एंड हर्बर्ट श्नाइडर, ये दो साइंटिस्टों ने एक पेपर लिखा था। वो पेपर ऐसा था, वो रिसर्च ऐसा था कि भाई कोई एक बड़ा तारक है, स्टार है। अब क्या है, हम सब जानते हैं कि तारे जो है वो कैसे उसी गर्मी और प्रकाश दे रहे हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि पूरा हाइड्रोजन, जैसे सन जो है, तो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, तो वो कोई ऐसी सॉलिड जगह नहीं है। सन इज सच ए प्लेस कि इट्स अ वेरी ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन। अब वहाँ जो प्रोसेस होती है वो एक बड़ी नॉवेल प्रोसेस है। नॉवेल इसलिए कि हम उसे जानते नहीं है ठीक से। तो वो जो प्रोसेस है वो फ्यूजन की प्रोसेस है। उसमें जो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन टू हीलियम। फिर हीलियम से आगे जाके फ्यूजन होता है। ऐसे ऐसे हैवियर एंड हैवियर एलिमेंट्स बनते जाते हैं। हम पृथ्वी पर जो करते हैं वो प्रोसेस है, वो फिशन की प्रोसेस है। वो फिशन जो है वो तोड़ने का काम है, वेरेस जो फ्यूजन है वो जोड़ने का काम है। तो ये जो प्रोसेस है, इसका जो सीक्रेट है वो हम आज भी नहीं जानते कि फ्यूजन एक्चुअली कैसे हो सकता है। कैन वी रिप्लिकेट, कैन वी रिपीट इट ऑन अर्थ? खैर, बात यह है कि हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, उनका फ्यूजन होगा हीलियम में, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज जो होती है वही हमारे पास गर्मी और प्रकाश के रूप में पहुंचती है। पर वो हाइड्रोजन का हीलियम बना, हीलियम से आगे गया कार्बन बने, पर इन द एंड ये होता है कि जब आयरन बनता है तो उससे आगे ये प्रोसेस नहीं जा सकती है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के लॉज है उसके मुताबिक। तब जाके वो जो तारा है वो ठंडा होते जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। और तब ऐसे स्टार्स का क्या होगा? व्हाट इज द फाइनल फेट ऑफ सच ए स्टार? तो अगर सूर्य जैसा तारा है तो हिस्ट्री यू सी गोज बैक ऑल द वे टू चंद्रशेखर एंड एडिंगटन, आर्थर एडिंगटन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कि चंद्रशेखर ने वो लिमिट दिया कि अगर 1.4 सोलर मास तक का तारा है तो उसका इट विल कॉन्ट्रैक्ट, उसके आउटर लेयर्स ब्लास्ट हो जाएंगे और वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जिसे श्वेत वामन हम कहते हैं। पर वो तभी बनेगा जब उसकी मास लिमिट है वो 1.4 सोलर मासेस तक की हो। अब उससे ज्यादा अगर मास है तारे का, से 7 सोलर मासेस, 8 सोलर मासेस वगैरह, तो वो कभी व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता। वो बनता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार जो है वो प्योर न्यूट्रॉन मैटर है। उसका एक चम्मच अगर आप द्रव्य ले ले तो उसका जो वजन है वो
सैकड़ों टन हो जाएगा। तो इतना प्योर डेंस न्यूट्रॉन मैटर है ये। और सुपरनोवा ब्लास्ट जो होता है वो ऐसे बड़े तारों का होता है, 7-8 सोलर मासेस, कि उसके आउटर लेयर्स है वो एक शॉक वेव में दूर चले जाते हैं और अंदर बच जाता है तो ये न्यूट्रॉन स्टार। पर इससे भी आगे जब आप चले कि when the mass of star is higher than say some 10 solar masses, then you see ये न्यूट्रॉन स्टार कैसे बैलेंस करता है। तो उसमें यू सी क्वांटम प्रेशर्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के वाइट ड्वार्फ के लिए न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन के क्वांटम प्रेशर्स बनते हैं। पर ये प्रेशर्स की एक लिमिट है शिवा। अगर 10 सोलर मास या उससे ज्यादा का तारा हो वजन उसका, तो फिर इतना इसका ग्रेविटी बढ़ जाता है कि ये क्वांटम प्रेशर भी उसे सस्टेन नहीं कर सकते, उसे बैलेंस नहीं कर सकते। तब जो होता है वो उसे कहते हैं कंटिन्यूअल ग्रेविटेशन कॉलेप्स, मीन्स ग्रेविटेशनल कॉलेप्स विदाउट एनी एंड पॉइंट। तो तारा जो है सिकुड़ता जाता है और जो तारा एक समय पे हजारों किलोमीटर था, लाखों किलोमीटर था, वो विदिन अ मैटर ऑफ यू सी फ्यू टेंस ऑफ सेकेंड्स इट बिकम्स स्मॉलर देन द डॉट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। एक मिनट, इस चीज को प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि विदिन अ मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, लाइक विदिन सेकेंड्स दिस थिंग इज हैपनिंग, लाइक इतना बड़ा जो स्टार है वो कोलैप्स कर जा रहा है। जी एग्जैक्टली, दैट इज द फन यू सी, और दैट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग इन नेचर। क्योंकि यू सी अब तारे का अंदर का सोच लो, न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, फिर क्या होता है, इट इज लाइक ए बलून। बलून में क्या होता है, बलून की जो अंदर की हवा होती है वो बाहर प्रेशर करती है और जो रबर जो है वो अंदर प्रेशर करता है। तो उसका जो बैलेंस है वो बलून है। जैसा आप उसका हवा छोड़े, उसका मुंह खुला कर दे, तो विद इन नो टाइम यू सी द बलून कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बलून क्यों इतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो जो रबर जो है प्रेस कर रहा है। तो इसमें भी अंदर का कोई फोर्स नहीं है और ग्रेविटी का फोर्स बहुत बड़ा है। अब यू सी 10 सोलर मासेस इज अ वेरी बिग यू सी मास। देखिए, आप अगर एक 10 माल के टावर पे चढ़ जाए, 20 माल के 20 स्टोरी, अब वहां से अगर आप एक यू सी पिन को छोड़ दे, सेफ्टी पिन को छोड़ दे ऊपर से, तो क्या होगा कि ऊपर से वो नीचे तो गिरेगी, पर एयर का फ्रिक्शन होगा, ये है वो है, तो उसका जो नीचे इंपैक्ट आएगा वो इतना बड़ा नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बदले आप अपने जो फ्लैट में कोई अलमारी है वो सीधी उठा के उसको विंडो में से नीचे जाने दे, तो उसका इंपैक्ट जो है वो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा ना वो, जब तक नीचे गिरेगी। तो अब उसकी कंपैरिजन से भी आगे अगर आप एक ट्रक को डालें, मान लो, या कोई क्रेन टूट गया, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका इंपैक्ट इससे भी बड़ा आएगा। अभी यहां क्या होता है कि लाखों करोड़ों टन ऑफ मैटर, वो लाखों किलोमीटर से, क्योंकि मैंने बताया ना कि स्टार का जो साइज है वो लैक्स ऑफ किलोमीटर्स है, तो लाखों किलोमीटर से वो जो है लाखों करोड़ों टन मैटर वो गिर रहा है अंडर द ग्रेविटी। तो एक ट्रक अगर गिरा 20 माल के टावर से, तो नीचे क्या असर होगा आप समझ सकते हैं। इट विल बी लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट, आई मीन इट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। तो अब यहां तो लाखों करोड़ों टन मैटर गिर रहा है, एक ट्रक नहीं, करोड़ों ट्रक गिर रहे हैं। और वो करोड़ों ट्रक जो गिर रहे हैं वो कितना गिर रहे हैं, अभी तो हम 20 माल के टावर की बात कर रहे थे,
तो ये तो लाखों किलोमीटर का तारा है। तो जैसे वो बलून की हवा गई और पूरा बलून कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी तरह ये पूरा स्टार अंडर द ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन चालू रहता है तो यू सी दैट वो फोर्स और उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है, और इतना एनॉर्मस वेलोसिटी होता है कि फिर वो पूरा प्रोसेस है, उसको कैटेस्ट्रॉफिक ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। तो पूरी कैटेस्ट्रॉफी हो जाती है, मतलब जो तारक जो है वो जो जब जी रहा था तो सब ठीक दिख रहा था, मतलब सोलर लाइट आ रही है, रोज हमको पता है कि भाई कल सवेरा होगा, फिर हम प्लानिंग कर लेते हैं कि जैसे 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा। तो हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता भी नहीं है कि भाई वो तो सन आने के ऊपर निर्भर है, वो तो वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि सूर्य तो आएगा ही, दूसरा दिन तो होगा ही, कैलेंडर में पन्ने तो बदलेंगे ही। तो यू सी दैट इज द सॉर्ट ऑफ ये मिस्ट्री कि इट इज कॉल्ड द कैटेस्ट्रॉफिक ग्रेविटेशन, और उसको रेजिस्ट करने का कोई फोर्स ही नहीं है शिवा। अभी मैंने वो पिन का मैंने बताया, तो एयर इज रेजिस्टिंग, वो जो सेफ्टी पिन गिर रही है, पर यहां तो अब रेजिस्टेंस के लिए कोई फोर्स ही नहीं बचा है, तो एकदम से उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द कैटेस्ट्रॉफिक ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो पूरे ब्लैक होल फिजिक्स का ये फाउंडेशन है। जब ऐसा इसी कैटेस्ट्रॉफिक ग्रेविटेशनल होता है तो क्या होगा, ये इतना बड़ा प्रश्न है फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, कि दैट इज व्हाई चंद्रशेखर यू सी स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर ही रोट दैट बुक ऑन ब्लैक होल फिजिक्स, जो ऑक्सफोर्ड का मोनोग्राफ है, जिसमें मेरा भी मोनोग्राफ उसी सीरीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, यू सी द इंटरनेशनल सीरीज ऑफ मोनोग्राफ्स ऑन फिजिक्स। तो इसलिए ये जो ब्लैक होल है वो बड़ा फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। आपने पूछा ना कि ये ब्लैक होल क्या है जी। अब तुम्हारा जो सवाल है मैं थोड़ा और बता दूं। जी जी। उसमें आपने ब्लैक होल और नेकेड सिंगुलैरिटी का भी जिक्र किया जी। तो मैंने बताया कि ये 1939 में ओपेनहाइमर और स्नाइडर का पेपर आया था। तो उन्होंने ऐसा स्टार का थियरी लगा के स्टडी किया। अब वो थियरी लगती है, कौन सी लगती है? आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी। दैट इज द थियरी विच इज वर्किंग। ये जो ब्लैक होल है वो अब इसका क्या होगा, मतलब ऐसे तारे का कैटेस्ट्रॉफिक कोलैप्स, तो वो आइंस्टाइन की थियरी को यूज करके ओपेनहाइमर और स्नाइडर ने ये अपना पेपर लिखा था, और उसमें ऐसा आया कि कैटेस्ट्रॉफिक होके, कोलैप्स होके, फिर एक स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी बनेगा। जो ये तारा मैं बता रहा था ना कि इट बिकम्स लाइक अ डॉट, जो लाखों किलोमीटर का तारा था, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो कॉम्प्रेशन, नेचर का ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो उसको स्टॉप कर सकेगा इस कोलैप्स को, क्योंकि सब न्यूट्रॉन स्टार के लेवल पे सब खत्म हो जाता है। एज मच एज वी नो, एज ऑफ टुडे, वॉट एवर वी नो, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये तभी ये ओपेनहाइमर स्नाइडर ने ये जो अपना जो वर्कआउट किया, उसमें ऐसा हुआ कि आफ्टर ए सर्टेन स्टेज ऐसा एक रीजन बनेगा, यू सी, स्पेस और टाइम में, कि जहां से कोई भी मैसेज, कोई भी सिग्नल, कोई भी पार्टिकल या तो लाइट रे वो रीजन से बाहर नहीं आ सकता। फिर वो टाइम पे उन्होंने इसको ब्लैक होल वगैरह नाम नहीं दिया था, दे डिड नॉट गिव दैट नेम। ये जो नाम आया वो तो 1969 में जॉन व्हीलर ने ये ब्लैक होल, ये टर्म जो है वो तभी बना। पर ये जो पेपर लिखा तो आइंस्टाइन साहब जो थे
उन्होंने ये पेपर पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो उन्होंने बोला आइंस्टाइन ने कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी आपने जो मुझे पूछा ना कि ये सब इसको एलाबोरेट कीजिए, या तो ये क्लियर नहीं है, तो आइंस्टाइन ने यही कहा कि कोई तारा ऐसा कोलैप्स कैसे हो सकता है, वो एट वन स्टेज तो वो स्टेबलाइज हो ही जाएगा। तो उन्होंने एक पेपर लिखा 1939 में ही, सेइंग कि ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब वो उन्होंने कुछ उसमें मैकेनिज्म डाला था, पर जो आइंस्टाइन ने, जैसे वो कहते थे कि भाई आई मेक मेनी मिस्टेक्स, वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था, तो इट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर। तो ये भी आइंस्टाइन का एक मिस्टेक ही था कि ऐसा कोलैप्स हो सकता है। उन्होंने जो मॉडल दिया था वो ठीक नहीं था, वो बाद में इट केम आउट लेटर ऑन। तो पर देन द होल सब्जेक्ट वाज कंप्लीटली क्वाइट, क्योंकि वो क्वांटम थियरी का जमाना था वो समय पे। फिर 1960s में हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स आकाश में ऑब्जर्व किए कि जैसे कि रेडियो गैलेक्सीज, क्वेज़ार्स वगैरह, तो उसमें इतना बड़ा एनर्जी हो रहा था कि ये एनर्जी बजट आएगा कहां से, ये एनर्जी बजट आएगा कहां से, हम कैसे इसको काउंट कर सकते हैं, इसको कैसे हम समझा सकते हैं। तभी लोगों को याद आया कि अरे वो ओपेनहाइमर एंड श्नाइडर ने जो बात लिखी थी, तो यहाँ ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तो उसमें फिर तब बहुत डिस्कशन चला ये 1960s में। फिर ये ब्लैक होल, कॉस्मिक सेंसरशिप, नेकेड सिंगुलैरिटी, ये सब बातों की चर्चा होने लगी। फिर स्टीवन हॉकिंग, किप थॉर्न, तो तभी से ये ब्लैक होल फिजिक्स ये चल पड़ा आगे। तो अभी फिर मैं आगे इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा कहूँगा, खास करके रॉजर पेनरोज का जो काम है, और उसमें मैं बताऊंगा कि नेकेड सिंगुलैरिटी का। पर मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। जी। एक सवाल सर ये ऐसा है, मुझे नहीं पता इसको पूछना कितना जायज़ है और कितना ज़्यादा, मतलब काइंड ऑफ कह सकता हूँ कि फिजिक्स कम्युनिटी में कितना ज़्यादा लीगल है ये सवाल, बट काइंड ऑफ वही चीज़ों से आता है कि नेचर लव सिमेट्री और इन सारी चीज़ों से ये सवाल निकल के आता है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्लैक होल, जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसा रीजन स्पेस टाइम में कि जहाँ से कोई भी सिग्नल निकल के नहीं आ सकता, मैटर और इवन रेडिएशन भी निकल के नहीं आ सकता, एक ऐसा रीजन हो जाता है वो। सो सर, is there anything like is there anything I won't say is there anything, मैं कहूँगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा रीजन भी हो जिसे हम व्हाइट होल कह सके, जहाँ से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मैटर, किसी भी फॉर्म में ये सब चीज़ें निकल रही हों, और मतलब कोई ऐसी जगह है जो मतलब पूरा इस तरीके का सोर्स हो? जी जी जी। अब वो व्हाइट होल है, वो क्या है कि पूरा एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, पर आइंस्टाइन इक्वेशंस, जिसे जो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशंस, समीकरण लिखे जो ग्रेविटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो आइंस्टाइन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें से एक ब्लैक होल का सॉल्यूशन निकलता है। वो कार्ल श्वार्ज़शिल्ड नाम का एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1916 में, आइंस्टाइन ने जो 1915 में दिया, उसके बाद इमीडिएटली 16 में ये श्वार्ज़शिल्ड ने सॉल्यूशन दिया। तो उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो सिमेट्रिक पार्ट है, वो व्हाइट होल उसे कहते हैं। पर बोथ दिस आर मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स बेसिकली। अब श्वार्ज़शिल्ड सॉल्यूशन जो है ना, वो ग्रेविटेशनल कॉलैप्स में से बनता है। यू सी माय पॉइंट कि
उसे श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल भी कह सकते हैं आप, श्वार्ज़शील्ड का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि ब्लैक होल एक बन तो गया, पर हाउ यू विल डिस्क्राइब द ब्लैक होल, उसे आप डिस्क्राइब, उसका मैथमेटिक्स तो कुछ लिखना पड़ेगा, क्या हम फॉर्मूला ये बात कर रहे हैं कि कितने रीजन में ब्लैक होल होगा, क्या कुछ इस तरीके? हाँ, वही कौन से रीजन में ब्लैक होल होगा, कौन से रीजन से लाइट आएगी, कौन से रीजन से लाइट नहीं आएगी, वहां फिजिक्स क्या होगा। तो ये श्वार्ज़शील्ड का सॉल्यूशन तो है जो आइंस्टाइन के इक्वेशंस को सॉल्व करके पाया जाता है, तो वो ब्लैक होल को डिस्क्राइब करता है। एम आई क्लियर? जी हाँ, तो उसका श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन का ही एक उल्टा भाग है, वो व्हाइट होल है। अब जो ओपेनहाइमर, अब देखिए मैथमेटिक्स की तो बहुत रचनाएं होती है, पर नेचर में वो बनेगी कि नहीं बनेगी। देयर आर, यू सी, मैथमेटिशियंस ऑलवेज, यू सी, इन्वेंट सो मेनी डिफरेंट स्पेसेस, टोपोलॉजी है और मैट्रिक्स स्पेसेस है, बनाक स्पेसेस है, हिल्बर्ट स्पेसेस है, पर नेचर में वो कहाँ अप्लाई होंगे, वो हमेशा सवाल रहता है। तो ऐसी हजारों लाखों मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स है जिसे हमें नेचर का डायरेक्ट वो कनेक्शन नहीं पाया है अभी हमने। हो सकता है कोई दिन कोई चीज मिल जाएगी। बात ये है कि ये श्वार्ज़शील्ड का जो सॉल्यूशन है वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बनता है। ये जो दो चीजें हैं, एक तो फिजिकल प्रोसेस है कि तारा जो है उसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो गया। अब ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो गया तो वो ओपेनहाइमर और श्नाइडर के जो उन्होंने जो काम किया उनके मैथमेटिक्स से हमको ये पता चला कि भाई तारा का ये होगा। ये किस तरह की बात है कि यहां से ये रॉकेट निकला तो वो रॉकेट कहाँ जाएगा, मून पे जाएगा। तो कैसे हमने बनाया, वो थियरी बनाई पूरी, उसके सिमुलेशन किया कि यहां हम इतनी वेलोसिटी से हम इसको छोड़ेंगे, ये डायरेक्शन देंगे तो फिर वो मून पे पहुंचेगा। इसी तरह ये स्टार का कोलैप्स हो रहा है तो कैसे वो कोलैप्स होगा, क्या होगा, ये सब कैलकुलेशन आइंस्टाइन इक्वेशन से किए गए और उसमें से जो फाइनल आउटकम है वो श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक फिजिकल प्रोसेस में से ये ब्लैक होल बना। तो व्हाइट होल के लिए हमें ऐसी कोई फिजिकल प्रोसेस मालूम नहीं है, तो एक वो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है जी, एक तरह से। जी सर। हाँ। अच्छा, सिंगुलैरिटी के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है, तो सर एक्चुअल में सिंगुलैरिटी के बारे में हम लोग बात तो बहुत करते हैं और ये भी कहते हैं कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तो बिग बैंग थ्योरी के तहत सिंगुलैरिटी थी एक पहले, एंड देन उसके बाद जो है वो बिग बैंग हुआ, एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो बनना शुरू हुई। सो ये एक कॉमन सा नोशन है, कॉमन सी चीज़ें हैं जो मतलब हर जगह डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में हमें सुनने को मिलती हैं। तो सिंगुलैरिटी को हम किस तरह से अगर समझना चाहें तो किस तरह से उस चीज़ को समझ सकते हैं, एंड देन दोबारा से पेनरोज सर का और आपका काम जो है इन चीज़ों पर क्या था उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अभी मैंने जो स्टार की बात की तो उसी से मैं कंटिन्यू करूंगा। जब ऐसा ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है कोई भी मैसिव स्टार का, तो क्या होता है। अब कैटास्ट्रोफिक ग्रेविटेशनल कोलैप्स का हमने बात किया था, ओपेनहाइमर एंड श्नाइडर का हमने बात किया। तो ओपेनहाइमर और श्नाइडर का जो काम है ना, उसमें बहुत ही स्पेशल एजम्पशंस थे कि उन्होंने मान लिया था कि तारा जो है वो बिल्कुल होमोजीनियस है। होमोजीनियस माने उसकी डेंसिटी, मतलब कहीं भी जाओ सेंटर पे या सेंटर के बाहर कहीं भी जाओ, डेंसिटी इज द सेम। तो उसको होमोजीनियस डेंसिटी मान लिया था।
फिर वो रोटेट नहीं कर रहा है ऐसा मान लिया था, तारे के अंदर प्रेशर बिल्कुल नहीं है वो भी मान लिया था। तो बहुत ही सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस डाले थे। और क्यों डाले थे? क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा ऐसा सब एजम्पशन करके तो फिर सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन का काम। तो ये तो उन्होंने किया ये सब काम, पर जो रियल स्टार है, जो जिसका इसी न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हुआ, तो वो उसका क्या होगा, वो तारे का फाइनल फेट क्या है ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद। तो रॉजर पेनरोज ने शिवा ये बात बताई, मतलब उन्होंने जो ये प्रूव किया वो ये प्रूव किया कि अगर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आप यूज करें तो ऐसा जो तारा है उसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स जब होगा वो ऐसे सिकुड़ेगा पॉइंट उसमें, तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसा प्रेडिक्शन देता है कि उसमें से स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी बनेगा। दिस वाज द मेन वर्क दैट रॉजर पेनरोज हैड डन, जिसके लिए उन्हें 2-2.5 साल के पहले, या तो शायद इसी क्लोज टू 3 years, उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने 1965 में वो पेपर लिखा था, तो अभी अभी वो नोबेल प्राइज मिला फॉर शोइंग that the final fate of a massive collapsing star within the framework of general theory of relativity will be a space-time singularity. अच्छा, अब इसके लिए तो उन्होंने ये तो दिखा दिया कि भाई खाली ओपनहाइमर श्नाइडर वाला बहुत स्पेशल तारा तो उसी का सिंगुलैरिटी बनता है, ऐसा नहीं है। इन जनरल ऑल्सो कोई स्टार अगर कोलैप्स कर रहा है तो उसमें से स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी बनेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? जी सर, जी सर। ओके, अब पेनरोज ने 2 चीज किया। एक तो उन्होंने ये बताया 1965 में कि ये सिंगुलैरिटी बनेगा, पर दूसरा उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया या तो एक एजम्पशन दे दिया कि जब भी ऐसी सिंगुलैरिटी बनेगी, तारा कोलैप्स होगा, तो ये यहां मैं दूसरी एक बात बता दूं कि जब सिंगुलैरिटी होती है ना, तो आपने अभी बिग बैंग सिंगुलैरिटी की बात की कि जिससे पूरा यूनिवर्स उसे निकला है, ऐसा हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखते हैं। तो सिंगुलैरिटी इज बेसिकली यू सी अ प्लेस, बेसिकली एन इपोक, कि जहां पे ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर्स, कुछ भी आप फिजिकल ले ले तो इट गोज टू इंफिनिटी, मतलब इट इज हायर हायर हायर, सो हाई दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, हायर देन इवन योर इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ सिंगुलैरिटी। तो ये बिग बैंग भी ऐसी सिंगुलैरिटी है कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई डेंसिटी और टेम्परेचर वाला एक फायर बॉल था, उसका एक्सप्लोजन हुआ और ये यूनिवर्स बना। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ना स्टार की, तो वो रिवर्स प्रोसेस है। यूनिवर्स का क्या हुआ कि सिंगुलैरिटी में से एक्सपांशन होके यूनिवर्स निकला। यहां हम स्टार की बात कर रहे हैं तो वो कोलैप्स होता है और सिंगुलैरिटी बनती है। तो बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो मैं पेनरोज की बात कर रहा था, उनका जो थियरम है वो ये इसके लिए था कि स्टार का जब कोलैप्स होगा तो ऐसी सिंगुलैरिटी बनेगी। अब मैंने बोला कि उन्होंने 2 बात, ही डिड 2 थिंग्स पेनरोज। नंबर 1, ऐसी सिंगुलैरिटी बनेगी, और दूसरा उन्होंने एजम्पशन दे दिया या तो हाइपोथेसिस दे दिया कि जब भी ये स्टार डेथ होगा, जब भी स्टार डेथ होगा और सिंगुलैरिटी बनेगी, तो इट विल ऑलवेज बी हिडन विद इन अ ब्लैक होल।
वो हमेशा हमेशा ब्लैक होल में छिपी रहेगी। अब ब्लैक होल के अंदर जो होता है, ब्लैक होल से तो कोई भी प्रकाश या कोई भी कुछ भी आ नहीं सकता, तो सिंगुलैरिटी अगर ब्लैक होल के अंदर ही हमेशा बनती है तो वी आर नेवर एबल टू सी इट। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया कॉस्मिक सेंसरशिप। जितनी सिंगुलैरिटी बनती है सब सेंसर हो जाएगी ब्लैक होल के अंदर, कोई देख नहीं सकेगा वो सिंगुलैरिटीज को। अब ये जो था वो हाइपोथेसिस था। अब लोगों को शिवा क्या है कि पता नहीं है कि ये जो सिंगुलैरिटी थ्योरम है पेनरोज ने दिया, वो कॉन्क्रीट थ्योरम है, वो आइंस्टाइन की थियरी में से निकाला हुआ है कि सिंगुलैरिटी बनेगी। जो हाइपोथेसिस है, जो एजम्पशन है, जो कॉन्क्रीट चीज नहीं है, वो क्या है? ये हाइपोथेसिस है, एजम्पशन है कि ये सिंगुलैरिटी हमेशा छिपी रहेगी। तो ये कॉस्मिक सेंसरशिप, अब लोगों ने बहुत एफर्ट किया। मैंने खुद ने, मेरा जो कैरियर का शुरू का भाग था ना, तो मैं स्टीफन हॉकिंग के उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कैम्ब्रिज में, यूज्ड टू स्पेंड 1 year विथ हिम। फिर मैं अमेरिका गया और ऑन माय वे बैक आई स्पेंट a few months with Stephen Hawking in Cambridge। वो अलग कहानी है, पर बात ये है कि हम भी वो एक कॉस्मिक सेंसरशिप की बात कर रहे थे। अब लोगों ने मान लिया कि ये तो रॉजर पेनरोज ने बताया है कि ये तो सिंगुलैरिटी तो हमेशा ब्लैक होल के अंदर ही रहेगी। तो वन फाइन मॉर्निंग इतना बड़ा मैथमेटिशियन है, प्रूफ दे देगा हमको। हम जब जागेंगे तो आ जाएंगे समाचार कि भाई रॉजर पेनरोज ने प्रूव कर दिया है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, मोर देन हाफ ए सेंचुरी उन्होंने ये जो सेंसरशिप का हाइपोथेसिस दिया 1969 में दिया, तो तब तक आज तक इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। और मैं जो बता रहा था, मैंने भी ट्राई किया कि इसका एक प्रूफ कर दे, पर हम जो रिसर्च करते गए तो उसमें से तो ये बाहर निकला कि आइंस्टाइन की थियरी में ऐसे ऐसे मॉडल्स है एक्चुअली कि जिसमें सिंगुलैरिटी हिडन नहीं है, इवेंट होराइजन के अंदर नहीं है नेसेसरीली। तो ये जो मॉडल्स बने तो वो सिंगुलैरिटी जो है इट विल बी विजिबल। अब इसके बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर सिंगुलैरिटी अगर विजिबल होगी ना, तो वो सिंगुलैरिटी इज ए फैंटास्टिक थिंग। मतलब जो हमने न देखा है, न सुना है, न सोचा है, सपने में भी जो नहीं देखा है, ऐसी जगह है ये सिंगुलैरिटी। तो वहां का फिजिक्स जो है उसके हमें सिग्नल मिल सकते हैं। That is why there is a huge activity in this area। ये जो हमारे जो पेपर्स है नेकेड सिंगुलैरिटी के, वो बहुत ही आजकल साइट हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मेरा जो नाम है वो जो स्टैनफोर्ड के जो वर्ल्ड के टॉप 2% हाईली साइटेड पेपर्स, तो वो साइंटिस्ट का लिस्ट उसमें भी नाम आ गया। नहीं तो ये तो फंडामेंटल फिजिक्स है। यू सी, वो बायोलॉजी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पेपर लिखते हैं तो उसमें साइटेशन भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये तो फंडामेंटल फिजिक्स में भी हम बायोलॉजी के साथ जाके बैठ गए, मतलब टॉप 2% में। आई प्रेज ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंसेस। मैं खाली कह रहा हूँ कि फंडामेंटल फिजिक्स में इतना नंबर नहीं होता पेपर्स का, फिर भी ये साइटेशन ये इतना बढ़ गया। तो इसके यही सब कारण है कि हमारा जो काम है। और अभी जो आपने बताया ना वो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप वाली बात, तो उन्होंने ये जो 12 मई को जो पूरी पेपर की सीरीज लिखी, तो उसमें ये सब जो हमारा जो काम है और हमारा जो नेकेड सिंगुलैरिटी मॉडल है, जिसे मैंने और डेनियल मालाफारिना और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रमेश नारायण
तो हमारे पेपर्स को और हमारे दूसरे काम को काफ़ी अच्छा साइट किया। सो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। अब क्यों साइट किया उसकी अलग कहानी है, पर अभी तक तो मैंने ये बताया कि ब्लैक होल क्या है और नेकेड सिंगुलैरिटी क्या है। जी, जी। सर एक सवाल ये है कि आप कॉस्मोस के बारे में जब पढ़ते हैं और ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हाँ, अगर जैसे मान लीजिए मैं लिवर पुली के बारे में पढ़ रहा हूँ, लिवर के बारे में पढ़ रहा हूँ, पुली के बारे में पढ़ रहा हूँ, पार्क में जाके मैं देख सकता हूँ पुली कैसी दिखाई देती है, लिवर कैसा दिखाई देता है। और मतलब अगर मैं किसी भी और चीज़ के बारे में मतलब अगर इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहा हूँ मैं, कार के जी बारे जी में, तो कार का मैं मशीन वगैरह देख सकता हूँ। तो उसको एक तरीके से समझना आसान रहता है कि सामने चीज़ देख ली और मतलब। बट जब आप बात करते हैं कि ब्लैक होल के बारे में, तो उसकी इमेज अभी आई है। एक जी इमेज जी जी 2018 में जाके आई है। 1960s से हाँ हम लोग ब्लैक होल के जो है हाँ वो इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ हाँ है। हाँ तो इसको हाँ। पढ़ना किस तरीके से आप लोगों के लिए कैसा रहता है इसको पढ़ना, कि वो चीज़ आपके सामने नहीं है? तो किस तरह से आप उसको स्टडी करते हैं और किस तरह से आप उस पे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं? और नहीं हाँ दिमाग में जो हाँ इमेजिनेशन चलती है वो कैसी होती है? जी जी जी। दो चीजें होती है, आप जैसे जानते साइंस में, या तो आप हर एक चीज को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स बनाते हैं, या तो फिर एक्सपेरिमेंट्स करके, या तो ऑब्जर्वेशनल चीजें देखते हैं। ये दो चीजें आप देखते हैं। अभी मैथमेटिक्स जो है, वो जो बन गया मैथमेटिक्स, वो तो बना किसका बना? आइंस्टाइन की थियरी से ये कॉस्मोस का पूरा मैथमेटिक्स एक काफी बढ़िया मॉडल हमको मिल गया कैलकुलेशंस करने का। दूसरी ओर जाए अगर, तो पिछले दशकों में शिवा इतने बड़े बड़े मिशंस इसी स्पेस में छोड़े गए हैं। अभी मान लो कि 100 साल पहले की बात है, या तो थोड़ा 100 साल से थोड़ा ज्यादा, तो माउंट पालामोर में वहां कैलिफोर्निया में एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया। पर उसके बाद एक से एक फिर तो स्पेस टेलीस्कोप, अभी अर्थ से आप देखते हैं, पृथ्वी पर से देखते हैं तो आपको नहीं दिखेगा कुछ। पृथ्वी पर से आपको नहीं दिखेगा कि ऐसे कोई बादल आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर आ जाते हैं। मगर स्पेस में चले गए तो काफी ज्यादा चीजें दिखाई देती है। तो अभी स्पेस टेलीस्कोप छोड़ा गया, फिर और भी अभी लेटेस्ट वो ये जेम्स वेब है। तो ऐसे ऐसे अभी तो अभी हम एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो केपलर मिशन है। तो अभी जो स्पेस है वो अभी दूर की चीज नहीं रही है। जो स्पेस है वो अपना अपना घर का ये बन गया है। ये पहले मैं भी सोचता था ऐसा कि अरे स्पेस में कौन जाएगा, ये अर्थ है, हम तो अर्थ पे बैठे हैं, यहाँ अपना घर है, और ये जंगल है, नदी है, पर्वत है। मैं कहीं कोई एक पॉपुलर लेक्चर दे रहा था बच्चों के साथ बातें कर रहा था, और सडनली मैंने स्पेस स्टेशन की बात कर दी कि भाई स्पेस स्टेशन जो होता है, तो उसको तो वहां तो यहाँ जाके रहते हैं, और इससे दूर दूर स्पेस में क्या क्या होता है तो ये अवकाश यात्री देखते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया इसी बच्चों को कि अरे हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं और इसी पृथ्वी पे बैठे हैं, तो इतने दूर इसी स्पेस में वैक्यूम है और हमको ये सब करना पड़ता है, तो ये वहाँ कौन जाएगा, स्पेस में क्यों जाएंगे, यहीं रहेंगे ना। चलो आप ही बताओ आप में से कितने लोग स्पेस में जाना चाहेंगे? तो मोर देन 90% ऑफ हैंड्स वेर अप, हमको जाना है स्पेस में। मैंने सोचा भाई चलो, एज इज कैचिंग अप। हम तो ये बच्चे लोगों को तो बहुत एक्साइटमेंट है। हमने इतना उनको बताया
कि यहाँ तो वो डेंजर है, वो डेंजर है, ये ऐसा हो जाएगा। तो उनको वो सब डर नहीं है, उनको तो फिर भी स्पेस में जाना है। तो इस तरह से आजकल आपने पूछा ना कि ये ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, गैलेक्सीज और ये सब मिशन की वजह से और थियरी की वजह से अभी काफी यूसी फेमिलियरिटी बढ़ रही है। जी 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 जी। तो लोग मतलब ये भी होगा ना इसका एक फैक्टर कि मूवीज वगैरह से भी ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली, जी डेफिनेटली। मैं ये मतलब ये एक्साइटिंग चीजें इसलिए भी है कि देखिए, हम शुरू में हमने जब ये पेपर लिखने शुरू किए ना कि भाई अरे ये सिंगुलैरिटी तो बाहर भी हो सकती है, ब्लैक होल के अंदर ही हो, ऐसा नहीं है, हम इसे देख सकते हैं। तो मैं तो इंडिया में ही था, उसी बम्बई में ही था, बम्बई का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वेयर आई वाज यू सी सीनियर प्रोफेसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फिर भी इवन दो इट वाज TIFR, फिर भी हमें लोग कहते थे कि अरे आप तो हॉकिंग के या रॉजर पेनरोज के वो जो कह रहे हैं उनसे जो अलग बात कर रहे हैं, तो आप तो ये तो आपको तो तकलीफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, और ऐसे नहीं करना है। हमको तो क्या करना है कि वो लोग जो करते हैं तो उसमें साथ साथ पेपर लिख दो, कैम्ब्रिज में जाके आओ, ऑक्सफोर्ड में जाके आओ, वहां 2-3 महीना रह के वापस आ जाओ, आपका प्रमोशन हो जाएगा कि ये तो साहब कैम्ब्रिज में जाके आए हैं। तो हमने बोला कि भाई हमको ऐसा करना होता तो हम साइंस में आते ही क्यों। अगर हमको पैसे चाहिए तो सीधा पैसे के पीछे ही पड़ते, तो इतना दिमाग पैसे में लगाते तो बहुत पैसा ले लेते। अगर हमको पावर चाहिए तो सीधे पावर में जाते, तो इतना दिमाग लड़ाओ तो पावर भी मिल जाएगा। तो साइंस में आए हैं तो जो हमें दिखता है, जो रिजल्ट्स आते हैं, तो वो तो हम तो दुनिया के सामने तो रखेंगे ही। अब यहाँ भी डरने की बात की और ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब करेंगे अगर साइंस में भी, तो फिर तो मजा ही क्या है, वो वेयर इज द फन। और हम अपना पब्लिश करते हैं इन द टॉप मोस्ट प्लेसेस, अच्छे से अच्छे जर्नल्स में हम पब्लिश करते हैं अपने रिजल्ट्स। तो मेरा जो पेपर्स है, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के, कोलैबोरेटर्स के, तो मैंने वो जो मोनोग्राफ लिखा, मैंने जो बताया था, तो इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लेस्ड इट, ये जो मोनोग्राफ या किताब का जो नाम है वो ग्लोबल एस्पेक्ट्स इन ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी। तो वो जो है वो प्री वर्ल्ड वॉर 1 सीरीज है उनका, OUP का, जिसमें जिसका एडिटोरियल बोर्ड है, इसमें भी नोबेल प्राइज विनर्स है। तो उसमें ये किताब रखा गया। अभी आज भी बहुत साइट होता है जिसमें हमने ये पूरी ग्रेविटेशनल कॉलेप्स और कॉस्मिक सेंसरशिप, नेकेड सिंगुलैरिटी, ये सब बातें बताई। उसके बाद 2007 में मैंने जो मोनोग्राफ लिखा, तो वो ग्रेविटेशनल कॉलेप्स एंड स्पेस टाइम सिंगुलैरिटीज, तो वो फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया। और इन द मैथमेटिकल फिजिक्स मोनोग्राफ्स, जिसमें स्टीफन हॉकिंग का भी किताब है, ये सब के बेसिस पे मुझे साइंटिफिक अमेरिकन ने इनवाइट किया। You see, Scientific American is a very big magazine, as you know, Shiva. Like Time and Newsweek. तो Scientific American ने invitation दिया, तो the bonus was that कि it became their international cover story, which was translated in more than 20 languages, French and Japanese and Chinese and German. हिंदी में नहीं है। हिंदी में यू सी वी हैव नॉट डेवलप्ड। यहाँ कितना काम करना बाकी है हमारे यहाँ।
बच्चों को तो बहुत करना है, पर इसी ये आज़ाद भारत मतलब ये अभी 70 इयर्स ऑफ फ्रीडम या 75 इयर्स ऑफ फ्रीडम, तो फंडामेंटल फिजिक्स में ये पहला ऐसा कि जो साइंटिफिक अमेरिकन का कवर स्टोरी बना। तो ये सब वजह से लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द होल थिंग, ये सब चल रहा है। तो अभी ये रिसेंट की बात है सर, जो साइंटिफिक अमेरिका की कवर स्टोरी बनी थी, क्योंकि अभी शायद टाइम्स ग्रुप का भी एक आर्टिकल आया था आपके ऊपर, हाँ जी जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि उसी के हाँ मतलब उसके रेफरेंस से काफ़ी कुछ हुआ था। लाइक आई वाज मैं जनता को बता दूं भाई, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा सर के बारे में। आर्टिकल का टाइटल ओह था कि गुजराती साइंटिस्ट डिड हाँ डिड अ पाथ ब्रेकिंग वर्क विद रॉजर पेंड्रोस, एंड रॉजर पेंड्रोस सर वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, क्योंकि वो उस टाइम उनको नोबेल प्राइज हाँ मिला था। जी जी 2021 की जी बात है ये। हाँ जी और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को यार ये साइंटिस्ट का इंटरव्यू करना है, मेरे को बहुत ज्यादा वो है। लास्ट में मुझे हाँ पता चला, लाइक फिर मैंने हार मान ली, मेरे को नहीं मिल रहा कांटेक्ट, कुछ नहीं मिल रहा। लास्ट में ओह मुझे जाके पता चला, मैं मेल लिख के बैठा हूँ सर को, और जब हमने कॉल पे बात करी तब मुझे पता चला कि हाँ सर है। अच्छा अच्छा मैं मेल लिख के बैठा था। ओह रियली अच्छा हाँ 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 तो ये काफी अलग स्टोरी हुई थी। वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा 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 राइट 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 नहीं वो ये काफी अच्छा डिस्कशन का माहौल ये बन गया क्योंकि ये जो साइंटिफिक अमेरिकन का जो आर्टिकल है एक्चुअली वो कुछ साल पहले का है वो इसी 2009 में ये कवर स्टोरी आया और शायद मेरे पास अगर यहाँ कोई इश्यू है तो मैं आपको बताऊंगा या तो मैं उसका वो भेज दूंगा आपको। तो फिर 2013 में उन्होंने फिर से ये उन्होंने एक वो सिलेक्ट इसी डिकेडल इश्यू बाहर बनाते हैं वो लोग मतलब जो पिछला डिकेड है उसमें इसी टॉप फ्रंटियर स्टोरीज जिसे कहते हैं। तो वो फ्रंटियर स्टोरीज का तो उसमें स्टीफन हॉकिंग का आर्टिकल है, फिर हार्वर्ड के आर्टिकल्स है, फिर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का भी आर्टिकल है। तो वो सब आर्टिकल के साथ ये मेरा आर्टिकल भी रखा गया। तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप फ्रंटियर स्टोरीज। बट यू आर राइट कि वो कुछ 7-8 साल 8-10 साल के पे थोड़ी पुरानी बात है। तो ये सब डिस्कशन तो काफ़ी टाइम से चलता रहता है, पर हमारे देश में क्या है कि ये इट टेक्स टाइम सम टाइम यू सी कि लोगों तक पहुंचने में। जो विदेश जो है उसमें यू सी ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। अपने देश में कोई फ्रंटियर स्टोरी है ना तो वो एकदम ही वो लोग आगे ले लेते हैं बिकॉज दे नो। तो हमारे यहाँ माफ करना पर वो क्या है कि मीडियोक्रिटी का थोड़ा माहौल बना रहता है। मतलब इतना जो अब आप देखिए इतने 90 साल से नोबेल प्राइज या ऐसा कुछ नहीं आया है, मतलब सीवी रामन के बाद क्यों नहीं आया है यू सी। तो खैर वो अलग बातें हैं एक साइंस और सोसाइटी के बारे की। पर हाँ ये साइंटिफिक अमेरिकन थोड़ा बिफोर ए फ्यू इयर्स, पर आज भी अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है शिवा कि ये साइंटिफिक अमेरिकन का आर्टिकल जो है वो स्कॉलरली यू सी आर्टिकल्स में साइट होने लगा है। नहीं तो नहीं होता है क्योंकि वो तो बोलते हैं अरे ये बहुत बड़ा मैगजीन है पर वो तो पॉपुलर मैगजीन है। तो वो आर्टिकल का डेप्थ इतना है और उसमें नई चीजें इतनी हैं कि इट इज बीइंग साइटेड इन स्कॉलरली आर्टिकल। फिलोसॉफी के आर्टिकल्स में ये ले लेते हैं। अभी तो वो जूलिया पुलित्जर नाम की शिकागो ट्रिब्यून की बहुत बड़ी वो कॉलमिस्ट है। तो वहाँ शिकागो के एक लॉयर ने एक नॉवेल लिखा
और नॉवेल का नाम है नेकेड सिंगुलरिटी। तो वो जूलिया पुलित्जर कहती है कि नेकेड सिंगुलरिटी क्या है, फिर वो मेरा रेफरेंस देके वो समझाती है कि भाई ये साइंटिफिक अमेरिकन के आर्टिकल में जोशी सेज लाइक दिस कि दिस इज व्हाट नेकेड सिंगुलरिटी इज। तो ये लोग ऐसे पिकअप कर रहे हैं, कर लेते हैं। वहां के कोई मॉडल है बॉलीवुड का, एक एंजेला शेल्टन, तो शी स्टार्टेड राइटिंग मेल्स टू मी कि भाई ये क्या है, ये स्टार का ब्लास्ट ऐसे कैसे होगा, एंड यू सी आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला कि भाई चलो, हम बम्बई में बैठे हैं तो यहाँ कोई अमिताभ बच्चन हमें कांटेक्ट नहीं करेंगे, भाई ये हॉलीवुड से आ रहा है कुछ। हॉलीवुड में लाइक लिटरली लोग इंटरेस्टेड थे कि इस चीज को समझना है हमको। हाँ, वेरी नाइस। ये तो काफी काफी बढ़िया चीज है, काफी बढ़िया। हाँ, वो उनके सब मेल्स है, हमारा काफी कॉरेस्पॉन्डेंस है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी आर्टिकल लिखे हैं, वो एंजेला शेल्टन ने। आप अगर दे सर्च की यू सी ब्लैक होल और नेकेड सिंगुलरिटी एंड एंजेला शेल्टन, तो मिल जाएगा कुछ न कुछ अगर है तो। पर इट इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनेशनली यू सी ये पूरा एकदम फ्रंटियर। और क्यों, वो मैं 1-2 मिनट में बता दूं कि इसी अगर ब्लैक होल में ये जो सिंगुलरिटी छिपी रहेगी ना, तो कुछ भी यू डोंट लर्न अबाउट इट। बट इफ इट इज विजिबल और इफ इट इज अ नेकेड सिंगुलरिटी, तो यहां पे क्वांटम ग्रेविटी के फोर्सेस बहुत ही एक्टिव होंगे ये नेकेड सिंगुलरिटी के पास में। अब क्वांटम ग्रेविटी के लिए हमने तरह तरह की थियरीज बनाई है, स्ट्रिंग थियरी है, लूप क्वांटम ग्रेविटी है, पर नन ऑफ देम इज रियली सक्सीडिंग वेल। बट सर एक चीज यहाँ पर, अब क्वांटम ग्रेविटी को आपने पॉइंट आउट किया ही है, तो वो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ से आती है क्वांटम ग्रेविटी? क्योंकि क्वांटम लेवल पर जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी इज लाइक अ फोर्स विच इज लाइक जिसमें मास का बहुत ज़्यादा काम है, और क्वांटम लेवल पर मास बहुत छोटा होता है। तो क्वांटम ग्रेविटी को क्यों, पहली बात तो होती क्या है, देन दूसरी बात इतना तवज्जो हम क्यों देते हैं इसको, मतलब अगर ये इतना छोटा फोर्स है तो? नहीं, उसमें ये है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस आजकल माने जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटी एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक यू सी न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 3 का थियरी तो पार्टिकल फिजिक्स में बना है, ग्रैंड यूनिफाइड थियरी। और इन तीनों के फाउंडेशन में जो है वो है क्वांटम थियरी। तो फिजिक्स का हमेशा एक ड्रीम रहा है, आइंस्टाइन का भी ड्रीम रहा है, कि हर एक फिजिकल प्रोसेसेस को हम एक ही ढांचे में देखना चाहते हैं, यूनिफिकेशन, यूनिफाइड थियरी। तो ये करने के लिए आइंस्टाइन ने भी अपने लाइफ के इतने ईयर्स इसी में दिए, अपनी लाइफ के लेटर ईयर्स। तो we want to write down single equations, you see, for all forces in nature. You are right कि gravity is visible on bigger scales, stars, galaxies, universe. Quantum forces are visible on very small scales. But when the energy scales are higher and higher and higher, मतलब जब बहुत हायर एनर्जी स्केल्स होते हैं, तो वहां क्वांटम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इतना छोटा रीजियन है उसमें बहुत बड़ा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है। मैंने जो सिंगुलरिटी की जो बात बताई ना, तो रीजियन छोटा है और उसमें मास बहुत कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो एनर्जी का स्केल बहुत हाई हो जाता है। तो एट द हाईएस्ट एनर्जी स्केल्स physicists uniformly believe, they agree कि भाई it should be quantum theory, it should be quantum gravity really, कि gravity और quantum के forces
मर्ज होंगे एक दूसरे के साथ एक तरह से जाके। तो अब वो क्वांटम ग्रेविटी के क्या नियम है, कैसे काम करता है, जो बहुत हाई एनर्जी स्केल्स में काम करेगा। जैसे कि ये क्वेज़ार्स मैंने बताया, रेडियो गैलेक्सीज, क्वेज़ार्स, तो ये ब्लैक होल्स या तो सिंगुलरिटीज। अब वहाँ का एनर्जी स्केल इतना हाई है। एनर्जी स्केल का क्या मतलब है शिवा? जैसे कि हम ऑर्डिनरी यहाँ कितना गर्म हो सकता है, अगर आयरन को पिघला दे, हाँ, तो यू सी इट विल बी फ्यू थाउजेंड डिग्रीज और वॉट एवर। और फिर किसी चीज को बहुत गर्म करे तो यू सी इतना 100 डिग्रीज होगा। सूर्य के अंदर उसके कोर में जाए तो इट विल बी मच 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 हॉटर। तो ये जो है वो एनर्जी स्केल जो है हायर 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 एनर्जी स्केल्स में जा रहे हैं हम। तो ये सिंगुलरिटी या तो बिग बैंग का आपने बात बताया, तो बिग बैंग और सिंगुलरिटीज पे जो टेम्परेचर्स होंगे वो तो मिलियंस नहीं पर बिलियंस ऑफ डिग्रीज में जाएंगे। मिलियंस नहीं पर बिलियंस की डिग्री में जाएंगे। तो ये जो एनर्जी स्केल्स होते हैं वहां क्वांटम और ग्रेविटी के फोर्सेस साथ मिलके काम करेंगे दोनों, क्योंकि मास भी इतना है और एनर्जी स्केल्स भी इतने ज्यादा है। तो वो क्या थियरी है, और इट इज द अल्टीमेट ड्रीम यू सी ऑफ अ फिजिसिस्ट। तो दैट इज वाई और फिर जब एक बार थियरी निकल आती है तो आप जानते हैं कि कुछ न कुछ एप्लीकेशंस निकल ही आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्लीकेशंस निकल आते हैं। हमने कब सोचा था कि इस तरह से हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, यू सी। तो आज से 10 साल के पहले 25 साल पहले नहीं सोचा था ऐसा। वो हमारे लाइफ टाइम की बात है कि जो हमने नहीं सोचा था वो हो गया। तो ये नॉलेज, दैट इज व्हाई देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन क्वांटम ग्रेविटी। अब अगर सिंगुलरिटी अगर विजिबल हो गई, आई प्रिफर द वर्ड विजिबल सिंगुलरिटी रादर देन नेकेड सिंगुलरिटी एंड सेंसरशिप एंड तो लोग डर जाते हैं कि अरे मतलब ये क्या नेकेड सिंगुलरिटी और जैसे सेंसरशिप या ये सब बात बता रहे थे। मैं तो कोई वाले टर्म्स ना यूज करके थोड़ा साइंटिफिक टर्म यूज करें अगर। हाँ, मुझे तो कोई कॉन्फ्रेंस में तो किसी ने ऐसा बोल दिया था कि आप सेंसरशिप और ऐसी बात करेंगे पुलिस को बुलाएंगे। तो मैंने बोला कि रॉजर पेनरोज को ये उसको क्रेडिट या ब्लेम जो भी है उसको दे दो भाई, हमको मत दो। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अब रॉजर पेनरोज का, पर वो दूसरे भी लोग होते हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात, ये वी आर डूइंग साइंस, यू सी। तो कॉस्मिक सेंसरशिप, नेकेड सिंगुलरिटी, वो बिग बैंग का भी ऐसा ही हुआ था। वो बिग बैंग को डेरोगेटरी सेंस में फ्रेड हॉयल ने यूज किया था। ये क्या नॉनसेंस, इट्स अ बिग बैंग, जैसे ऐसी बातें करते हैं साइंटिस्ट लोग, फिर वो ही पॉपुलर हो गया। तो ये नेकेड सिंगुलरिटी भी ऐसे बहुत पॉपुलर होता जाता चला है। ऐसी बातें हैं। जी, सवाल तो सर अभी बहुत सारे हैं इस पार्ट में, पर एक आखिरी सवाल इस पार्ट के लिए पूछूंगा। राय चौधरी इक्वेशन के बारे में सर हमें कुछ बताइए, और राय चौधरी सर के बारे में कुछ बताइए। आपके पीछे जो है वो उनकी तस्वीर हम लोग देख सकते हैं। हाँ, यू सी मेरे पीछे प्रोफेसर पीसी वैद्या, प्रहलाद चुनीलाल वैद्या एंड अमल कुमार राय चौधरी, these two have been my gurus actually. पीसी वैद्या साहब जो अहमदाबाद में हुआ करते थे, वैद्या सॉल्यूशन आज दुनिया में जाना माना है। तो ये दोनों पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, दोनों पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो यू सी फैंटास्टिक पीपल, आई मीन इतना लिमिटेड उनके पास उनके पास जो यू सी फैसिलिटीज थी। राय चौधरी साहब ने मुझे बहुत एनकरेज किया है, ये उनके लेटर्स भी है मेरे पास पड़े हैं। यू सी वी यूज्ड टू कॉरेस्पॉन्ड,
कि भाई ये मैं उनको लिखा, क्योंकि यू सी आई वाज अ यंग पर्सन, कि मैं उनको लिखता अरे मैं ये कॉस्मिक सेंसरशिप पे ये सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं, तो उसमें तो सिंगुलैरिटी बाहर है। अब ऐसे मैं पेपर लिखता हूँ तो साइंटिस्ट लोग इसी कहते हैं मुझे कि भाई ये हमारे इंडिया में कि भाई तुम्हारी तो चटनी हो जाएगी, यूसी तुम्हारा तो खीमा बन जाएगा, यूसी लोग तुम्हें यूसी तुम ऐसे कैसी बात कर रहे हो। तो यूसी ये तो ऐसी बात तो यूसी रॉजर पेनरोज ये तो राय चौधरी साहब ने मुझे लिखा कि भाई ये तो बहुत नेचुरल बात है तुम कर रहे हो। यू सी यू आर टॉकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंसेस। तो दिस आर रियल ग्रेट डिवोटेड टू साइंस, इतना ही कह सकते हैं हम, 100% डिवोटेड टू साइंस। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, पर ये लोगों को यूसी एक गांधी का जो जमाना था ना, गांधीयन डेज, तो राय चौधरी भी हमेशा खादी पहनते थे जहां तक मैं जानता हूं, और पीसी वैद्य साहब भी ऐसे खादी ही पहनते थे। तो वो जमाने का उनका रंग था, पर वो पूरे डिवोटेड थे साइंस के लिए 100%। कोई कंसिडरेशन नहीं ये अवार्ड मिल जाएगा, दिल्ली में कोई मीटिंग होगा हमको बुला लेंगे, नथिंग, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि उसे उनके साथ रहने का, उनसे बार बार मिलने का, एंड दे वर वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर माय वर्क। उनके बहुत लेटर्स भी मेरे पास, वैद्य साहब राय चौधरी साहब दोनों के। पर उनके बारे में एक ही चीज अगर कहनी है तो यू सी सच्चे इंसान, यू सी ट्रू ह्यूमन बीइंग्स रियली, कि जो विज्ञान के लिए और विद्यार्थियों के लिए यू सी वो बहुत बड़ी बात है। उनके अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उनका जो प्यार, उनके लिए उनका कंसर्न जिसे कहते हैं ना, जो निस्बत कहते हैं ना, निस्बत जो, तो वो बहुत बड़ी थी कि भाई हमारा विद्यार्थी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू सी व्हाट कैन वी डू फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो दे वर ट्रू टीचर्स, दे वर ट्रू एजुकेटर्स, एंड बियॉन्ड एवरीथिंग दे वर ट्रू साइंटिस्ट ऑल्सो। बहुत बड़े लोग। हाँ इक्वेशन के बारे में सर हमें एक बार बताइए। राय चौधरी इक्वेशन जो है ना, वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रॉजर पेनरोज ने जब सिंगुलैरिटी थ्योरम अपना बनाया, जो मैं 65 की बात कर रहा हूं, तो वो सिंगुलैरिटी थ्योरम का प्रूफ उसका देने के लिए उन्होंने राय चौधरी इक्वेशन का यूज किया। राय चौधरी इक्वेशन क्या है कि जो मटेरियल पार्टिकल्स जब स्पेस टाइम में ट्रैवल करते हैं तो वो कैसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कैसे, इन व्हाट वे दे विल क्रॉस ईच अदर। वहां आइंस्टाइन की थियरी में वो कैसा शेयरिंग होगा, कैसा एक्सपांशन होगा और कैसा रोटेशन होगा, ये तीन चीजें बनती है। यू सी जो पार्टिकल्स का जो पूरा क्लाउड जाता है तो वो ऐसे 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 शेयर होता है, वो एक्सपांड होता है और साथ साथ में रोटेशन भी करता है। तो उसका जो नियम है वो देता है राय चौधरी इक्वेशन। तो ये उसका जो यूज जो है वो स्टीफन हॉकिंग, रॉजर पेनरोज, इन लोगों ने ये सिंगुलैरिटी थ्योरम में और ब्लैक होल फिजिक्स में काफी किया। और उनको जो श्रेय राय चौधरी को, जो राय चौधरी साहब, वैद्य साहब, जैसे इन लोगों को तो कोई वो एकेडमी क्या होता है, अवार्ड्स क्या होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं था। आज तो हमारे सब बच्चों को भी पता होता है, बच्चों को मतलब यूसी फैकल्टी तो कौन सी एकेडमीज है, कौन से अवार्ड्स है क्या नहीं है। तो वो इट वाज द ग्रेटनेस ऑफ यूसी रिवियर्ड प्रोफेसर जयंत नार्लिकर साहब को वो ये बहुत ही कि भाई, तो उन्होंने फिर यूसी वैद्य राय चौधरी अवार्ड, फिर उनके नाम से लेक्चर, और वो इसे उन्होंने काफ़ी हाईलाइट इन दो ये इनके ऐसे जो कंट्रीब्यूशंस जो है उनको काफ़ी हाईलाइट किया शिवा। जी 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 जी।
नार्लिकर सर हाँ को भी मैं लाना चाहता था अपने पॉडकास्ट पर, बट अभी रिसेंटली हाँ मुझे कुछ चीज़ें पता लगी हैं जिसके कारण अब चीज़ें शायद मुझे थोड़ी इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि उनकी हाँ तबीयत हाँ हाँ, बहुत ठीक नहीं है। ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब इन द सेंस कि वो पॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं हाँ कर सकते वो हैं। हाँ तो जी वो एक जी चीज़ जी। मेरे को हमेशा दिल में चुभती है कि सही हाँ टाइम पर अगर आप किसी के पास ना पहुंच पाओ तो तो मुझे इंडिया में लाने वाले जयंत नार्लिकर साहब थे, अमेरिका से। इनफैक्ट ही हैज बीन अनदर गुरु ऑफ माइन, यू सी, जिन्होंने मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट थ्रू आउट दिया है। क्योंकि वो जमाने में मैंने स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज का किताब मैंने मंगवाया था 73 75 एज सुन एज इट वाज पब्लिश्ड। तो नार्लिकर साहब बहुत खुश हुए मेरे से कि अरे ये पढ़ रहा है, इसी ये किताब, मतलब जो लेटेस्ट फ्रंटियर का। सो देन वी हैड वंडरफुल कोलैबोरेशन। हमने पेपर्स भी लिखे हैं साथ में और काम भी किया है। जी, जी। तो रिसर्च वाला जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर अभी उसका जो है वो समापन करेंगे।